दोस्तों, 8 फरवरी को एग्ज़ाम है और मुझे पता है अभी आप लोगों के मन में डर होगा, ख़ासकर मैथ्स को लेकर। लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर मैथ्स के 30 सवाल करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ सवाल को नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग ये देखेंगे कैसे हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये सारे 30 के 30 सवाल किसी न किसी रूप में एग्ज़ाम में रिपीट होते रहे हैं। तो ये 15 हम लोगों के मैथमेटिकल्स क्वेश्चन होंगे और 15 आप लोगों के पेडागॉजिकल क्वेश्चन होंगे। और यकीन मानिए, अगर आप लोगों ने 15 प्लस 15 का सेट ईमानदारी से लगा लिया, तो एग्ज़ाम हॉल में आप लोग आसानी से जो मैथ्स का पोर्शन होगा, उसको आसानी से आप लोग कर ले जाएँगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, संख्या 5, 6, 4, 3, 1 में 6 के स्थानीय मान। तो स्थानीय मान की हम लोगों ने बात की थी, जहाँ पर होगा तो 6 लिख लेंगे और उसके बाद में जितना भी अंक होगा उतना जीरो ऐड कर देंगे, तो 6000 हो गया। और अंकित मान किसी का भी पूछा जाएगा तो सेम वैल्यू हो जाएगी। 4 का अंकित मान कह रहा है, तो हमें संख्या को देखने की ज़रूरत नहीं है, 4 का अंकित मान 4 हो गया। अब इनका अंतर पूछ रहा है, तो हम लोग माइनस कर देंगे। 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, 9, 9, 5, 5996 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा 6 का स्थानीय मान निकाल लिया, अंकित मान सेम होगा, उसको हम लोगों ने माइनस कर दिया। सेम है। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 48 से और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, इनके क्षेत्रफलों का योग क्या होगा? तो आयत की जो लंबाई हमको दी है वो 48 दी है, 48 सेंटीमीटर। जितना हमको पता होगा उसको हम लोग पहले नोट कर लेंगे। 21 सेंटीमीटर हमको चौड़ाई दी है। आकरा किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। तो भुजा हम लोग मान लेते हैं वर्ग की ए से। तो वर्ग की भुजा जो है 2/3 है लंबाई का, तो 48 का 2/3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर देंगे 16 और 16 दूनी 32 सेंटीमीटर हो गया। अब दोनों का एरिया निकालना है और ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग आयत का एरिया निकालेंगे। इसको हम लोग A1 से लिख देते हैं शॉर्ट में। तो आयत का एरिया होता है लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हो जाएगा 48 गुणे 21। अब हम लोग यहाँ पे 48 और 21 को गुणा करेंगे, तो ये हम लोगों का आ जाएगा, गुणा करके देख लेते हैं। 48 21 की करेंगे तो ये 48 और 48 दूनी 96, 8 6 4 10 और 9 1 10, 1008 आ जाएगा। 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही हम लोग वर्ग का एरिया निकाल लेंगे, इसको हम लोग A2 मान लेते हैं। तो A2 हो जाएगा हमारा वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी 32 का स्क्वायर। और 32 का स्क्वायर होता है 1024, यानी 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा वर्ग का एरिया आ गया। अब दोनों का योगफल निकालना था, यानी A1 प्लस A2 निकालना था। A1 है हमारा 1008 प्लस A2 है हमारा 1024। अब 1008 और 1024 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2032 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा, आयत की लंबाई चौड़ाई दी थी, वर्ग की हम लोगों ने निकाल ली, 2/3 कह रहा था तो 32 सेंटीमीटर हो गई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई से निकाला, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। वर्ग का क्षेत्रफल निकाला हम लोगों ने 32 स्क्वायर, यानी 1024 हो गया। दोनों को ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रेरित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में तथ्य चित्रण मैपिंग का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो इसमें जो हम लोगों के ऑप्शन है, ये A B A C या केवल बी इस टाइप से हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, पहला दे रहा है कि त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन करना, देना, ये हो सकता है हम लोगों का ऑप्शन। फिर कह रहा है अनुपाती विवेचन को प्रोत्साहन करना, ये भी हो सकता है। विषय को सरल और रुचिकर बनाना, ये नहीं होगा, क्योंकि मैपिंग का मतलब होता है जो त्रिविमीय विचार होते हैं उनकी क्षमता को प्रोत्साहन देना और आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। यानी इस क्वेश्चन में A एंड B वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली स्टेशन से मंगलवार को 3:15 PM पर चली और मुंबई सेंट्रल पर अगले दिन 9:40 AM पर पहुंची। यात्रा में कुल समय क्या लगा? तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3:15 पर वो चली और PM पर चली, तो 3:15 PM से हम लोग 3:15 AM का समय निकाल सकते हैं। यह हो जाएगा 12 घंटा, ये 12 ओवर हो गया। अब 3:15 AM से 9:40 AM के बीच का टाइम निकाल लेंगे। 9:40 से और 3:15 को घटा देंगे, तो 10 में से 5 गया 5, इधर बचा 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पर हमारा 9 में से 3 गया 6, यानी 6 घंटा 25 मिनट और ये 12 घंटा, तो 12 और 6 18 घंटा 25 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले PM से हम लोग AM पे चलेगा, तो ये 12 घंटा सीधा सीधा हो गया। फिर हम लोगों ने 9:40 में से 3:15 घटा दिया, यानी 6 घंटा 25 मिनट और लगा, तो 12 6 18 घंटा 25 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ये 11,000 हो गया, ये 1100 हो गया, ये 11 हो गया, जोड़ देंगे तो 12,111 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा बार ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, किसी पिज्जा का 1/4 हिस्सा रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जा 12 बच्चों में बराबर बांट दिया, इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला? तो पिज्जा का पूरा भाग होता है 1
और 1/4 खा लिया, यानी 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। अब शेष पिज्जा कितना बचा, तो पहला पूरा भाग 1 होता है, उसमें से 1/4 खा लिया, यानी शेष भाग निकाल लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 4 - 1/4 हो गया, 3/4 भाग शेष बचा। अब इसको बराबर बच्चों में 12 बच्चों में बांटा गया, तो यहाँ से 3/4 को 12 बच्चों में बांटना, 12 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया या 1/12 से गुणा कर दिया, तो ये 3 चौको 12 हो गया, 1/16 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। सिंपली पूरा भाग होता है 1, 1/4 भाग खा लिया, यानी 3/4 भाग उसके पास बचा। अब इसको 12 बच्चों में बांटना है, यानी 12 से भाग कर देंगे या फिर 1/12 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 36 और 7 का सबसे छोटा सा गुणा, सबसे छोटा सा गुणा इसका मतलब होता है एलसीएम। अगर एग्जाम में एलसीएम नहीं भी लिख के आएगा तो आप लोग सबसे छोटा से समझ जाएंगे एलसीएम। तो 36 और 60 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 18 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 2 से करेंगे 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे, एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो 5 या 15 या 45 दूनी 90 दूनी 180, एलसीएम हमारा आ गया 180। अब 18 और 45 का सबसे बड़ा सार गुणन, बड़ा का बात करी जाएगी तो एचसीएफ हो जाएगा। अब एचसीएफ के 2 तरीके हैं, एक हम लोग गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, एक भाग विधि से। तो यहाँ पर हम लोग गुणनखंड विधि से देख लेते हैं, 2 गुणे 18 3 3 9, तो 18 का जो गुणनखंड हुआ है 2 गुणे 3 गुणे 3। 45 कैसे कर लेंगे, 3 से काटेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1, तो 45 के हो गए 3 गुणे 3 गुणे 5। अब हम लोग पेयर बनाएंगे, तो एक 3 का ये पेयर बन जाएगा और दूसरा 3 का ये पेयर बन जाएगा, यानी HCF आ जाएगा हमारा 3 गुणे 3 यानी कि 9 हो जाएगा। अब कह रहा है एलसीएम को भाग करना है HCF से, यानी एलसीएम बटे HCF निकालना है, तो एलसीएम है हमारा 180 और HCF है 9, डिवाइड कर देंगे 20, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हम लोगों का एलसीएम निकाल लिया, 180 आया, एचसीएफ निकाल लिया, हम लोगों का 9 आया, दोनों को डिवाइड करना था, हम लोगों ने भाग कर दिया। ये हम लोग रैपिड क्वेश्चन की तरह कर रहे हैं, जितना जल्दी से जल्दी हम इन 30 क्वेश्चन को कर लेंगे तो उतना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे, इसीलिए जल्दी जल्दी हम लोग इन क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपये है, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये है, 1.5 दर्जन संतरे और 1/3 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा। तो एक संतरे का है 5.5 और कह रहा है 1.5 दर्जन संतरे, तो 1.5 दर्जन का मतलब हो गया 18, क्योंकि एक में 12 होते हैं तो 1.5 में 18 हो गया, 18×5 = 90, 18×5 = 90 और 9 99, तो 99 रुपये हो गया संतरा का मूल्य, यानी ऑरेंज हो गया। अब 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 है, तो 1 और 3/4, 1 और 3/4 का मतलब हो गया 1 सही 3/4, साधारण भी में चेंज करेंगे, 4 एकम 4 और 3 7/4 हो गया। अब 7/4 से गुणा कर देंगे तो 4 20, तो ये हो गया 140, तो एप्पल का जो मूल्य हो गया वो हमारा हो गया 140 रुपये। अब दोनों का टोटल मूल्य पूछ रहा है, तो 140 में 99 जोड़ देंगे तो 9 9 4 13 239, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 239 रुपये। बहुत आसान क्वेश्चन था। संतरा 5.5 रुपये का था, 18 हम लोगों को लेने थे 1.5 दर्जन, तो हम लोगों ने 99 रुपये निकाल लिए। इसी तरीके से हम लोगों ने सेब का मूल्य निकाल लिया, 239 रुपये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत ज़्यादा बार रिपीट क्यों हुआ क्वेश्चन है, 102 और 201, प्राइमरी में बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आया है। इसके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये 102 हो जाएगा, 1 2 3 0 हो जाएगा, 2 यहाँ से 2 दूनी 4 0 2, तो ये हो जाएगा 2 0 5 0 2, यानी 20,502 हमारा आ जाएगा गुणा करने के बाद में। अब कह रहा है 20,502 में क्या घटाया जाए, मान लो हम लोग कह देते हैं x घटाया जाए, तो हम लोगों को 19,999 प्राप्त हो जाएगा। तो अब पक्षांतर कर देंगे तो 20,502 माइनस 19,999 बराबर x, तो घटाएंगे तो घटाने पे 503 आ जाएगा, ये 503 बराबर x, यानी x की वैल्यू 503 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपली हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में 19,000 हमको लाना था, तो 19,000 हम लोगों ने घटा दिया, तो हमारा आंसर आ गया 503। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं बताना है, तो पहला हमको दिया है 1 मिलीलीटर बराबर 0.01 लीटर, तो यही हमारा गलत हो गया, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 1 मिलीलीटर में होता है 0.001 लीटर, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 1 मिलीलीटर में 0.001, या हम लोग कह सकते हैं 1/1000 मिलीलीटर, सॉरी 1/1000 लीटर। 1 लाख में 100,000 सही है, 1 करोड़ में 100 लाख सही है, 1 सेंटीमीटर में 0.01 मीटर सही है। पहला वाला हमारा गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11।
एक चॉकलेट के बराबर 12 भाग हैं, यानी टोटल जो चॉकलेट है 1 है, उसके भाग हैं 12। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, यानी 12 में से 1/4 भाग उसने अंजू को दे दिया, तो 3 उसने टुकड़े दे दिया अंजू को। उसका 1/3 भाग सुजाता को, तो 12 का 1/3 भाग सुजाता को दिया, 3 चौको 12, तो ये 4 हो गए। और 1/6 भाग फिजा को, तो फिजा को 1/6 भाग यानी 12 गुणे 1/6, 6 दूनी 12, तो ये 2 हो गया। टोटल जो इसने बांटे 3 अंजू को, 4 सुजाता को और 2 फिजा को, तो 4 और 3 7 2 9, यानी 9 उसने टुकड़े बांट दिए। मंजू के पास अब चॉकलेट कितने बचे? 12 टुकड़े थे, 12 में 9 बांट दिए, यानी 12 में से 9 गया 3, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। सिंपली 12 हमारे पास टुकड़े थे, अंजू को उसने 1/4 यानी 3 टुकड़े दिए, सुजाता को 1 दिया यानी 4 टुकड़े दिए, फिजा को 1/6 यानी 2 टुकड़े दिए, तो 9 उसने टुकड़े बांट दिए, 3 टुकड़े उसके पास बचे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 100 के हम लोग गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। ये 50 हो गया, 2 से काटा 25 हो गया, 5 से काटा 5 हो गया, 5 से काटा 1 हो गया, यानी इसके गुणनखंड करने पे आए 2 की घात 2, क्योंकि 2 बार है, गुणे 5 की घात 2। फिर इसके बाद योगफल जब हमको निकालना होगा तो हम लोग इस 2 की घात 2 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, बहुत आसान होता है। अब बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगा देंगे। 5 का सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4, ये हो जाएगा गुणे 5 की घात 0 1, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा, प्लस 5 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 4 2 6 1 7, और ये हो जाएगा 25 5 30 1 31 31, गुणा कर देंगे तो 217 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, केवल हमको ध्यान रखना है जितनी घात है तो 0 से स्टार्ट करके वहां तक जाना है। तो यहाँ पर 2 था तो 0 से स्टार्ट करके 2 तक गए, गुणा कर लिया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। यदि समय अब 2:17 PM है तो अब से ठीक 11 घंटे 59 मिनट के बाद क्या समय होगा? बहुत आसान है, 11 घंटा 59 मिनट यानी 12 घंटा के लगभग हम लोग निकाल सकते हैं। अगर अभी 2:17 PM हो रहा है और 12 घंटे बाद का पूछा जाएगा तो 2:17 AM हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे 1 मिनट कम कर दिया गया है, 1 मिनट कम किया तो 2:16 बचेगा, 2:16 AM इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान था, 11 घंटा 59 मिनट, 12 घंटा हम लोगों ने जोड़ लिया और 1 मिनट माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता और होती है, तो बीकर की धारिता यानी कैपेसिटी बतानी है। तो टोटल भाग 1 होता है, पहले ही हम लोगों को पता है। 3/7 भाग में पानी भरा हुआ है, यानी कितना खाली है? तो 7 माइनस 3/7 यानी 4/7 भाग खाली है। अब 4/7 भाग को भरने के लिए 16 लीटर पानी और चाहिए, तो बराबर 16 हो गया, 4 से काटा 4 चौको 16, तो 1 बराबर आ गया 28। तो बीकर की धारिता हमारी हो गई 28 लीटर, क्योंकि पूरा भाग होता है 1 और 1 की वैल्यू आई 28 लीटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह 5 का स्थानीय मान और 7 का अंकित मान। तो 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5, उसके बाद में 2 अंक तो 2 जीरो। 7 का अंकित मान, तो अंकित मान में कुछ देखने ही नहीं है, अंकित मान सेम वैल्यू हो गई। अंतर निकालना है तो घटा देंगे, 500 में से 7 गया, 493, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। कक्षा में एक छात्र को संख्या को पढ़ने और लिखने में तथा साधारण गणनाओं जैसे जोड़ घटाव में निरंतर कठिनाई हो रही है, यह किस प्रकार की अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी का संकेत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिसकैलकुलिया। 1 नंबर ये आपको 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी पोर्शन में मिल सकता है, चाहे CDP में, चाहे मैथ्स में, या हिंदी में, या इंग्लिश में। तो डिसकैलकुलिया मतलब होता है गणित में कठिनाई से। डिस्ग्राफिया यानी लिखने में अगर समस्या आ रही तो डिस्ग्राफिया हो गया। डिस्प्रैक्सिया यानी हाथ पैर में अगर समन्वय नहीं सही से हो रहा तो डिस्प्रैक्सिया हो गया। और डिसलेक्सिया हो गया लिखने पढ़ने में। तो अगर पढ़ने से संबंधित पूछा जाएगा डिसलेक्सिया, आपसी हाथ पैर में समन्वय नहीं हो पाएगा तो डिस्प्रैक्सिया, लिखने में कठिनाई होगी तो डिस्ग्राफिया, और जोड़ घटाव में अगर दिक्कत आएगी तो डिस्कैलकुलिया। नेक्स्ट है जॉर्ज पोलिया के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही चरण कौन सा है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है, तो इसमें सही चरण बताना है। तो जॉर्ज पोलिया के अनुसार सबसे पहले जो हमारा आता है वो समस्या को समझना आता है। तो 2 ऑप्शन हमारे बचे बी और सी। फिर समस्या को समझने के बाद हम लोग किसी भी चीज़ अगर समस्या को समझेंगे फिर योजना बनाएँगे। योजना बनाने के बाद उस योजना पर कार्य करेंगे यानी क्रियान्वित करेंगे।
और सही है गलत है तो पुनः जांच करेंगे, यानी लिप बैक करेंगे, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहले समस्या को समझेंगे, फिर योजना बनाएंगे, योजना बनाने के बाद उस पर एक्शन लेंगे, एक्शन लेने के बाद में सही या गलत का निर्णय करेंगे, पुनः उसको जांचेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी 17 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, डीएस ब्लॉक या डांस ब्लॉक का उपयोग किन अवधारणाओं को पढ़ने के लिए किया जाता है? तो जो डीएस ब्लॉक होते हैं तो उसका प्रयोग हम लोग जोड़ घटाव और स्थानीय मान के लिए करते हैं, यानी जो प्लेस वैल्यू है और जोड़ घटाव है, इनका प्रयोग करने के लिए हम लोग बेस ब्लॉक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जोड़ गुणा भिन्न तो ये गलत हो गया, गुणा और भिन्न के लिए नहीं करते हैं, स्थानीय मान के लिए करते हैं लेकिन भिन्न और प्रायिकता के लिए नहीं करते हैं, और केवल ज्यामिति आकृतियां गलत हो गया। डीएस ब्लॉक केवल जोड़ घटाना और स्थानीय मान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जियो बोर्ड किसके शिक्षण के लिए एक प्रभावी साधन है? तो जियो बोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो आंसर हो जाएगा ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषता के लिए। जहां पर भी जियो, जियो से ज्योमेट्री बनता है और ज्योमेट्री से ज्यामितीय आकृतियां हो गई और उनकी विशेषताएं हो गई। जियो बोर्ड पर क्या होता है कि जो बच्चा है वो रबर बैंड की सहायता से आयत का चित्र इस तरीके से बना लेगा, त्रिभुज का बना लेगा, वर्ग का बना लेगा, इस तरीके से वो प्रैक्टिस कर सकता है ज्यामितीय आकृतियों का, लेकिन सिर्फ 2D का करेगा, 3D का नहीं करेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जियो से याद रखना ज्योमेट्री और ज्योमेट्री से ज्यामितीय आकृतियां हो जाएंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? तो दो क्वेश्चन होते हैं, एक क्लोज एंडेड होता है और एक होता है ओपन एंडेड। क्लोज मतलब बंद अंत वाला और ओपन मतलब मुक्त अंत वाला। क्लोज एंडेड का केवल एक आंसर सही हो और एक ही आंसर हो सकता है, जैसे भारत की राजधानी क्या है तो नई दिल्ली क्लोज एंडेड हो गया। और ओपन एंडेड के आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे 25 + 71 कितना होगा कि तो केवल एक ही आंसर आएगा, यानी क्लोज एंडेड हो जाइए। 15 को 3 से गुणा करेंगे तो सिर्फ एक आंसर आ सकता है, तो ये भी क्लोज एंडेड हो गया। तो लिखा कोई दो संख्या लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो, तो यही हमारा ओपन एंडेड हो जाएगा। जैसे 3 × 15 45 हो गया, 9 × 5 45 हो गया। तो इसका एक से ज़्यादा आंसर मिल रहा है, यानी ये हमारा ओपन एंडेड हो गया, यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए, तो ये भी हमारा क्लोज एंडेड हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, गणित की प्रकृति नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे अब आप लोगों को बताना है जो गलत है या सही नहीं है। धरती संकल्पना पदानुक्रमिक होती है, तो ये सही है। धरती भाषा सार्वभौमिक होती है, ये भी सही है। गणित प्राथमिक स्तर पर गणित मूर्त है और इसमें अमूर्तता की आवश्यकता नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गणित में विचारों के तार्किक प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब ये तार्किक प्रमाण चाहिए चाहिए क्योंकि गणित जो है तर्क पर ही आधारित होती है। भाषा सार्वभौमिक यूनिवर्सल होती है, ये भी सही है। सी वाले में कह रहा है प्राथमिक स्तर पर गणित मूर्त है, तो मूर्त चीज का हम लोग यूज कर सकते हैं लेकिन अमूर्तता की आवश्यकता नहीं होती, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोगों को बच्चों को अमूर्त रूप से भी गणित में बताना पड़ता है। अन्य विषय पर्यावरण ईवीएस वगैरह है, उसमें हम लोग बता सकते हैं प्राथमिक स्तर पर, लेकिन गणित में हम लोगों को अमूर्तता की आवश्यकता होगी होगी यहाँ पे लिखा नहीं होती है, इसीलिए ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देंगे, तो ये गलत हो गया। मान लीजिए कोई किसी को आंखों से नहीं दिख रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है, तो कितना भी अतिरिक्त समय दे देंगे उससे कोई फायदा नहीं है। उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाएंगे, तो ये भी गलत हो गया, उच्च उपलब्धि के बाद बैठाने से भी कोई फायदा नहीं है। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों जैसे अब एकस जियो बोर्ड का उपयोग करेंगे, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना भी एक समावेशी की शिक्षा है उसमें दृष्टिबाधित यानी जिनको दिखता नहीं है, तो उनके लिए अब एकस जियो बोर्ड, जिससे वो फील करके अपने हाथों से फील करके चीज़ों को समझ पाएँ, उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, गणित में भयभीत होने से उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता? यानी गणित से भय के लिए या उसमें असफल होने के लिए, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लैंगिक भेद, क्योंकि जेंडर डिफरेंस हम लोगों को जेंडर बायस जहाँ पर भी दिख जाएगा तो वो ऑप्शन हमारा निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर निगेटिव आ गया, यानी लैंगिक भेद हमारा सही हो गया। गणित की संरचना तो नहीं माना जा सकता। गणित की संरचना जो है भय कर सकती है या उसमें असफल होने के लिए कर सकती है, प्रतीकात्मक संकेत हो सकते हैं, कक्षा कक्ष के अनुभव हो सकते हैं, लेकिन लैंगिक भेद यानी लड़का लड़की करने से कोई उसको कारण नहीं माना जा सकता असफल होने पे। कोई कोई लड़कियां भी पढ़ने में बहुत अच्छी होती हैं और कोई कोई लड़के भी पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, यानी मैथ्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो जेंडर बायस है, तो जेंडर बायस को हम लोग निगेटिव मान लेंगे और यही हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करता है। तो 10 ग्राम के बारे में भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 10 ग्राम जो होता है वो स्थानिक समझ के लिए होता है, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए।
मूर्त संधियों को समझने के लिए गलत है, संख्याओं की तुलना नहीं गलत है, और परिकलन के गलत है। तो यहाँ पर 10 ग्राम जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर आपको स्थानिक समझ देख लेना और आंसर को टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो प्रारंभिक संख्या संकल्पना यानी अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में मापन हो जाएगा हमारा आंसर, मेजरमेंट, क्योंकि जो अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट है तो उससे मापन का कोई संबंध नहीं है। जो छोटा बच्चा है प्राइमरी लेवल का संरक्षण उसको पढ़ाया जा सकता है, वर्ग समावेश, वर्गीकरण, इनसे उसको मतलब है, लेकिन मापन से अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट का कोई भी जो है मतलब नहीं है। नेक्स्ट है 26, उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग का उद्देश्य क्या है? तो जो रिमेडियल टीचिंग होती है वो बच्चों की त्रुटियों और अधिगम की पहचानती है और दूसरे दूर करती है। रिमेडियल नाम से ही समझ में आ रहा है कि पहले किसी भी जो समस्या आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको पहले हम लोगों को पहचानना है, उसके बाद उसको दूर करना है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एक अच्छी गणितीय पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो उसमें बहुत सारे अभ्यास होने चाहिए ताकि यथेष्ट अभ्यास मिल सके, तो गलत है, क्योंकि एनसीएफ ने बर्डन पर जो है बर्डन को कम किया है, ना कि अभ्यास को उसने बढ़ाया है। तो पहला तो गलत हो जाए, सभी अवधारणा को परिचय संदर्भात्मक यानी कॉन्टेक्चुअल स्थिति के माध्यम से दिया जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है वो मोटी और भारी होनी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल बी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत है, केवल बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि क्या विशेषताएं होनी चाहिए हम लोगों से पूछ रहा था, तो सभी अवधारणाओं का परिचय जो है संदर्भात्मक यानी कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, और ना ही बहुत ज़्यादा उसमें अभ्यास होना चाहिए, और ना ही वो बहुत ज़्यादा मोटी या भारी होनी चाहिए। अगर गलत पूछा जाता तो हमारा आंसर हो जाता ए और सी, जबकि यहाँ पे सही पूछा गया है, यानी केवल बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन मिसमैच है। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा 3 के छात्रों 16 गुणे 25 का गुणन इस प्रकार किया कि 16 गुणे 25, 8 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 8 गुणे 5 अलग अलग तोड़ के उसने जो है गुणन किया। तो अलग अलग तोड़ के करने को सहचार्य सिद्धांत भी कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा सहचार्य सिद्धांत। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने और तर्क करने का एक निश्चित तरीका होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा साकार किया जा सकता है? तो इसको जो है हम लोग खोजबीन उपागम के द्वारा साकार कर सकते हैं, क्योंकि सोचने और तर्क करने का कह रहा है, तो खोजबीन के और हस्तचालकों के द्वारा अगर कहेंगे तो उसमें सोचने और तर्क करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। विशेष कोचिंग से ये हमारा निगेटिव में हो गया, यानी गलत हो गया। बहुत सारे सवाल हल करवा कर ये भी निगेटिव हो गया, गलत हो गया। सभी प्रश्नों को हल करा कर ये भी निगेटिव हो गया, गलत हो गया। बचा हुआ सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन किया जाता है, असेसमेंट किस लिए किया जाता है? उपलब्धि की जांच करने के लिए सही हो सकता है, अस्पष्ट अवधारणाओं को पता लगाने के लिए ये भी सही हो सकता है, कक्षा में प्रोन्नति के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपलब्धि की जांच करने के लिए कि बच्चे में कहाँ पे कमी है उसको दूर किया जा सके, उसके अंदर कक्षा में प्रोन्नति के लिए भी असेसमेंट हम लोग करते हैं, तो अब ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस, जिसमें 15 पेडागॉजिकल थे और 15 मैथमेटिकल से। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।